नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, हालांकि बात बहुत पुरानी है, 3 दिन पुरानी। दिल्ली में 3 दिन पहले ख़ास बिरादरी के खिलाफ CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे को लेकर हिंसा का इस्तेमाल किया गया। उनके घर जलाए गए थे और कुल 47 लोगों के मारे जाने की खबर है। 3 दिन तक दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, उसके अलावा चुने हुए नुमाइंदे, चाहे वो निगम पार्षद हों, MLA हों, MP हों, विपक्ष के नेता हों, कहीं नहीं दिखे। पुलिस दिख गई, पहचानी गई अपनी वर्दी की वजह से, लेकिन कमिश्नर अमूल्य पटनायक की लीडरशिप में उसका जो रोल रहा, इस दौर की दिल्ली पुलिस के इतिहास में दर्ज रहेगा। आज विपक्षी पार्टियों ने संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया। संसद में अमित शाह इस्तीफा दो और प्रधानमंत्री जवाब दो के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में 3 दिनों तक हिंसा हुई, सरकार सोती रही और कोई कार्रवाई नहीं की गई। संसद में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस, CPIM, CPI, NCP, DMK ने एडजर्नमेंट मोशन नोटिस भी दिया था। पहले सुनते हैं विपक्ष का क्या कहना है दिल्ली की हिंसा पर। भड़काऊ भाषण भी रूलिंग पार्टी के लीडरों ने ही भी है, तो इसका मतलब है कि इन दंगों के पीछे केंद्रीय सरकार खुद थी। हालात संभालने की सरकार को फिक्र ही कहाँ थी। जब हालात सामान्य बनाने की जरूरत थी तो उस वक्त तो दंगे होने दिए इन्होंने। पुलिस ने दंगाइयों का साथ दिया, सरकार ने 2 दिन तक खामोशी बनाई रखी, तो यकीनन इसको आप कम्युनल राइट नहीं कह सकते। ये तो तौहीन होगी कम्युनल राइट की, इसको तो प्रोग्राम और जेनोसाइड ही कहना पड़ेगा कि सरकार कॉम्प्लिसिट है इसमें। और अगर कोई कम्युनल राइट 2 दिन तक चलता है तो यकीनन सरकार की इनएफिशिएंसी नहीं है, बल्कि सरकार की पूरी रजामंदी, सरकार की कॉम्प्लिसिटी, और फिर पुलिस ने तो साथ दिया। 43 people lost their lives in the middle of Delhi, and they have not come out with anything. They have really failed this country. They have failed us internationally. They have failed us nationally. 43 people have died. It's an absolute shame. So we hope our protest, where we show that this government is indeed, really and metaphorically both blind and dumb. We just wanted to show that. बातचीत के लिए मेरे साथ हैं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल। गुरदीप, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह वक्त देने के लिए। CAA के ख़िलाफ़ जो मेरा सवाल ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ दिल्ली की हिंसा में सरकार की जो भूमिका रही है, जैसे नेता कह रहे हैं, या सरकार की जो भूमिका नहीं रही है, उसे देखते हुए क्या एक फ़िल्म को याद करना वाजिब होगा? नो वन किल्ड जेसिका, कोई दंगे नहीं हुए, कोई मारा नहीं गया, सब ठीक है। क्या वाजिब होगा उस फिल्म को याद करना? बिल्कुल वाजिब होगा कि हमको दिल्ली में क्या हो रहा है समझने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति प्रोपेगेंडा का प्रोडक्ट है। वो प्रोपेगेंडा की वैल्यू बहुत समझते हैं, और पहली बार उनको लगा कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा उन पे भारी पड़ रहा है, तो पाला बदल कर वो बीजेपी के प्रोपेगेंडा की तरफ खड़े हो गए। और अब दोनों बड़ी पार्टी दिल्ली के अंदर एक ही बात कह रही हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं टाइटैनिक टेक्निक। टाइटैनिक फिल्म आपने देखी है? जी हाँ। उसमें बहुत सारे लोग डूब रहे होते हैं, लेकिन जनता का जो पूरा जुड़ाव है वो हीरो हीरोइन के साथ है, क्योंकि डायरेक्टर ने हीरो हीरोइन की ज़िंदगी को इतने बढ़िया ढंग से बताया कि बाकी लोगों की मौत का गम नहीं होता। तो टाइटैनिक टेक्निक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी और मीडिया ने क्या किया है कि रतन लाल और अंकित शर्मा को दिखा दिया, और उनके जीवन की पूरी दास्तान पूरे देश को दिखाई गई। और प्रोपेगेंडा में ये हो रहा है कि ये दोनों लोग तो मारे गए, और बाकी जो 47 लोग में से 45 बचे हैं उनको किसी ने नहीं मारा। नो वन किल्ड जेसिका, वो 47 लोग तो टाइटैनिक में पीछे भीड़ में जो लोग डूब रहे हैं उनके साथ, उनकी तरह हैं जिनके साथ जनता का कोई जुड़ाव नहीं हो रहा। और ये सोची समझी टेक्निक है प्रोपेगेंडा की। जहाँ तक बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम करने की है, तो आपको याद होगा अभी पिछले महीने चुनाव में, अभी महीना पूरा नहीं हुआ है, 2 बड़े उनके दावे थे, CCTV और मोहल्ला क्लिनिक। आज वो CCTV ने क्या रिकॉर्ड किया दंगों में? अगर केजरीवाल इतने ईमानदारी से इस दंगों की पड़ताल चाहते हैं तो CCTV के फुटेज को पुलिस को दें, कोर्ट को दें, और अगर वो CCTV तोड़े गए हैं
तो भी तोड़ने वाले की फ़ोटो आखिरी फ्रेम में तो होगी, जी, तो वो भी मिलेगी। और मोहल्ला क्लिनिक का नेटवर्क वो आज तक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? लोग दर दर भटक रहे हैं इलाज के लिए, जो दंगों में लोग घायल हुए हैं, जो दंगों में लोगों पे जो बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक नेटवर्क आज गायब है वहाँ पे। तो अगर ये दोनों चीज़ें आज वो एक्टिवेट कर देते तो भी हम ये मान सकते थे कि दिल्ली सरकार इस दंगों को लेकर, राहत को लेकर सीरियस थी, लेकिन ये नहीं हो रहा है। जी। सो नो वन किल्ड जेसिका, कोई दंगे नहीं हुए, कोई नहीं मरा, सब शांति है, सब बढ़िया है। अब हम दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, वो है भड़काने वाले बयान, देश के गद्दारों को भड़काने वाले बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर 4 मार्च को सुनवाई करेगा। अर्जी में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा जैसे बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे से दरखास्त की थी कि इस अर्जी पर तुरंत सुनवाई की जाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कोर्ट पर एक तरह का दबाव है और इस तरह का दबाव कोर्ट नहीं संभाल पाएगा, जिसके जवाब में कॉलिन गोंजाल्वेज ने कहा, बहुत सी चीज़ें आप संभाल नहीं सकते, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट ऐसी हिंसा को रोक नहीं सकता, कोर्ट चाहता है कि शांति कायम रहे, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। जिसके जवाब में कॉलिन गोंजाल्वेज ने कहा कि कोर्ट हालात को और बुरा होने से बचा सकता है। जिसके बाद चीफ जस्टिस इस अर्जी पर 4 मार्च को सुनवाई के लिए तैयार हो गए। गुरदीप, मेरा दूसरा सवाल ये है, कहीं आपको लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मैं हाई कोर्ट को भी बीच में ला रहा हूँ जस्टिस मुरलीधर के कॉन्टेक्स्ट में, क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और बाकी लोगों पर सुनवाई करने में अनिच्छा दिखा रहे हैं या बेमन से सुनवाई कर रहे हैं? चाहे वो जस्टिस मुरलीधर के आदेश के बाद उनका ट्रांसफ़र पहले हो चुका था, लेकिन नोटिफिकेशन जो जल्दी में आया वो हो, या चीफ जस्टिस और कॉलिन गोंजाल्वेज की कोर्ट पर हुआ संवाद हो, कहीं आपको अनिच्छा दिखती है कोर्ट की? कोर्ट की अनिच्छा की बात तो नहीं है, कोर्ट की बेबसी जरूर दिख रही है। और इस देश में ये मैसेज देना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा कि कहीं ना कहीं कोर्ट बंधा हुआ है, ये जनता के लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। जी, ये जो आज चीफ जस्टिस ने बोला, उनका पूरा सम्मान करते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि इमीडिएटली कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इमीडिएटली की बात नहीं है। ये पिछले 2.5 महीने से एक प्रक्रिया चल रही थी, धीरे धीरे करके। जब 16 दिसंबर को उनके सामने मामला आया था जामिया के वायलेंस का, तो कोर्ट ने कहा कि पहले वायलेंस बंद होगी तब हम इस केस को सुनेंगे। 9 जनवरी को जब CAA का मामला आया तो कहा कि पहले देश में हिंसा बंद हो तब हम सुनेंगे। तो उन्होंने एक अच्छी नीयत से कहा कि देश में शांति हो, लेकिन इस रुख से शांति हुई नहीं, उल्टा जो हिंसा छुटपुट थी वो धीरे धीरे दंगों में बदल गई। और जब दंगों में बदल गई तो आज ये बेबसी जरूर कोर्ट को दिख रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभालना कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, कोर्ट न्याय करता है। लेकिन चूंकि न्याय की प्रक्रिया में थोड़ी देर होती नज़र आई, उसकी वजह से आज सबको एक बेबसी लग रही है। और सिर्फ कोर्ट में बेबसी नहीं है, जो डॉक्टर काम कर रहे थे दंगों के दौरान रिलीफ में, वो एम्बुलेंस लेके नहीं जा पा रहे थे, वो बेबस थे। जो पुलिस ने कल जब अफवाहें फैलाने में एकदम से सक्रियता दिखाई, एकदम प्रोफेशनल पुलिस की तरह काम किया, वो पुलिस भी 3 दिन पहले बेबस थी। और आम आदमी भी बहुत बेबस सा नज़र आ रहा है। तो ये जो बेबसी का आलम सब तरफ है, ये उस दौर में है जिस दौर में इस देश में एक भारी बहुमत की बहुत मजबूत सरकार है और दिल्ली में एक ऐसा बहुमत 90% की बहुमत वाली सरकार है। तो बहुमत वाली सरकारों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में दोनों जगह, दिल्ली में भी और केंद्र में भी, अगर हर जगह बेबसी नज़र आए तो ये इन पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि मजबूत भारत बेबस भारत कैसे बन गया, ये सोचना पड़ेगा। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद में जो सवाल मैंने चुना हुआ उस पर आऊँगा। आपने 3 दफ़े दंगे शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये दंगे थे या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में एक बिरादरी विशेष पर टारगेटेड हिंसा थी? देखिए, पिछले 2.5 महीने से प्रदर्शन चल रहे थे तो शांतिपूर्वक थे। काफ़ी बार कोशिश हुई उनको भड़काने की, तो भड़के नहीं।
और शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक समय के बाद किसी भी सरकार द्वारा झेलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ भी यही हुआ। तो पहले तो शुरुआत यही हुई कि एक तरफा वायलेंस शुरू हुई और बाद में जवाबी कार्रवाई में हिंदू भी मरे। पर सवाल ये है कि ये हम तो हिंदू और मुस्लिम का भेद की बात नहीं करेंगे ना जी, हम तो बात करेंगे दंगा हुआ, इंसान मरा, और दोनों तरफ से जिसने भी दंगा किया हो, दोनों तरफ से जिसने भी दंगा किया हो, उसके लिए कानून बराबर होना चाहिए। जी। मैं अब जो सवाल मैंने सोचा हुआ था वो दरअसल ये था कि अफवाह फैलाने के लिए, आपने अफवाह का जिक्र किया, दिल्ली पुलिस की चुस्ती का जिक्र किया, अफवाह फैलाने के लिए पार्टियों के आईटी सेल, ये कल की बात आपको मैं बता दूं। पहले कल दिल्ली के राजौरी गार्डन, उत्तम नगर, तिलक नगर, द्वारका, कालकाजी, मधुपुर खादर और बदरपुर इलाके में हिंसा की अफवाह उड़ी। इन इलाकों से लोगों ने पुलिस को घबराकर फ़ोन करना शुरू किया। कल रात 8 बजे के करीब तिलक नगर मेट्रो स्टेशन बंद किया गया। उसके बाद नांगलोई, बदरपुर, सूरजमल स्टेडियम, तुगलकाबाद, उत्तम नगर, नवादा मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद हिंसा की अफवाहें और तेज़ी से फैलने लगी। सोशल मीडिया पर खबरें आनी शुरू हो गई कि इन इलाकों में हिंसा की वजह ये मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। इन खबरों के फैलते ही दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किए कि इन इलाकों में हिंसा की खबरें केवल अफवाह हैं, इन इलाकों में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। पुलिस ने इन इलाकों का दौरा किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि हिंसा की खबरें झूठी हैं। दिल्ली पुलिस अफवाह फैलाने के इल्ज़ाम में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो मेरा सवाल यह है कि अफवाह फैलाने के लिए पार्टियों के आईटी सेल, खासकर बीजेपी के, और उन लोगों की कितनी जिम्मेदारी है जो खुद को पढ़ा लिखा मानकर ऐसी अफवाहें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते रहते हैं। और जो आपने कहा, जो चुस्ती पुलिस ने अफवाहों को दिखाई, अगर वही हिंसा को लेकर दिखाते तो तस्वीर क्या होती? बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा। अफवाहें अपने आप नहीं फैलती, अफवाहों को जनरेट कर दिया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। उसका एक तंत्र होता है और वो तंत्र ऐसे हर दौर में जब दंगों का माहौल हो या टेंशन का माहौल हो, उसको बाकायदा एक्टिवेट किया जाता है। और पहले तो ज़बानी अफवाहें फैलाई जाती थी, अब तो पूरा सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर मौजूद है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। और जैसा आपने कहा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब के सब। आपने अभी सोशल मीडिया का जिक्र किया, माफ़ी चाहता हूँ, कतई कलाम की दखल दे रहा हूँ। अभी मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज़ बताया गया है जी कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ने की सोच रहा। अभी मुझे ये बताया गया है। ये सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर एक और मुझे याद आ गया, प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में लाल किला से 2014 में अपील की थी कि इस देश को आगे बढ़ाना है तो 10 साल के लिए कम्युनल वायलेंस पे, जातिवाद के वायलेंस पे, इन इश्यूज़ पे रोक लगानी चाहिए, मोरेटोरियम डिक्लेयर होना चाहिए। और लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है दुखी होके अब वो छोड़ना चाह रहे हैं। हालांकि अच्छा होता कि वो आगे आके लोगों को कहे सोशल मीडिया के मार्फत कि ये गलत हो रहा है, अफवाहें मत फैलाइए और भड़काने वाले मैसेज मत कीजिए, ये देश तुम्हारा है, ये देश एक रहेगा तो ही मजबूत बनेगा। जो बार बार वो कहते आए हैं वो देश को समझाएं, अपनी पार्टी के लोगों को भी और विरोधियों को भी। बहुत शुक्रिया गुरुदेव अपना समय हमें देने के लिए। हम चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया कि मैं सोशल मीडिया सोच रहा हूँ, सोशल मीडिया छोड़ना चाहता हूँ, ये बात वो अपनी पार्टी का जो आईटी सेल है, जो बहुत भारी तादाद में ये तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया छोड़ें, ना छोड़ें, अच्छी बातें भी होती हैं सोशल मीडिया में, आईटी सेल को ही बंद कर दें, बहुत मेहरबानी होगी उनकी। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ओरछा में आपका स्वागत है। ओरछा भूमि है ऐतिहासिक कहानियों की, पर्वतों की, नदियों की और महलों की, एक नगरी जो आपको सम्मोहित कर सकती है। आइए हिस्सा बने 5 सदियों पुराने इस गौरवशाली इतिहास का, जहां भगवान राम को पूजा जाता है एक राजा के रूप में, जहां बुलंद छतरियां संरक्षक हैं उन राजाओं की स्मृतियों की जिन्होंने इस भूमि को संवारा। ओरछा, इतिहास, संस्कृति और साहसिक कहानियों का एक संसार। डिस्कवर ओरछा, रीडिस्कवर मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव।
अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर मुहर लग गई है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान ने शांति समझौते पर दस्तखत किए। ये समझौता अफगानिस्तान में शांति लाने के इरादे से किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इससे साल 2001 से जो जंग चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। समझौते पर साइन के दौरान 30 देशों के जो नुमाइंदे थे वो मौजूद थे, जिसमें भारत भी शामिल था। समझौते के मुताबिक अमेरिका 14 महीनों के अंदर अफगानिस्तान से अपने फ़ौजियों को हटाएगा। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में फ़िलहाल 14,000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। तालिबान की तरफ से वादा किया गया कि वो अपने इलाके में आतंकी दहशतगर्द संगठनों को पनपने नहीं देंगे, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा हो। इस समझौते में ये शर्त भी शामिल है कि अफ़गानिस्तान जो है, जिसकी सरकार है वहाँ पर, तालिबान के 5,000 कैदियों को रिहा करेगा। लेकिन समझौता होने के बाद अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि उनकी सरकार ने समझौते की इस शर्त पर हामी नहीं भरी थी। अशरफ गनी ने कहा है कि कैदियों की रिहाई पर फैसला अमेरिका नहीं ले सकता है। अशरफ गनी के इस बयान के बाद अंदेशा है कि अमेरिका और तालिबान के इस समझौते में रुकावट भी आ सकती है। वहीं तालिबान ने कहा है कि वो अफ़गान फोर्सेस के खिलाफ अपने ऑपरेशंस जारी रखेगा, लेकिन दूसरे देश की मिलिट्री पर कोई हमला नहीं करेगा। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार SD मुनी। प्रोफेसर SD मुनी हमारे राजदूत भी रहे हैं और विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मुनी साहब अपना वक्त देने के लिए, हमेशा की तरह हमें। मेरा सवाल आपसे ये है कि नेटो के सैनिकों को, जिसमें अमेरिकी सैनिक करीब 14,000 हैं, अगर मेरी फिगर्स गलत हो तो दुरुस्त कर दीजिए, जो इनको अफ़गानिस्तान से बाहर निकालने में इस समझौते से रास्ता साफ हो गया क्या? अब वो निकल पाएंगे बाहर? इससे उम्मीद बंधी है अमेरिका की, लेकिन जैसा आपने पहले कहा कि उसमें बहुत सारी अड़चने हैं और बहुत सारे हर्डल्स हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि तालिबान कहाँ तक शांति रखेंगे और उसका अमेरिकी या नेटो के सोल्जर्स पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस शांति प्रक्रिया के शुरू होने के बाद में दूसरी शक्तियों का उसमें क्या रोल होगा, ख़ास तौर से पाकिस्तान का और उससे भी बड़ा अफ़गान सरकार का, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा समझौता है विनोद, जिसमें अमेरिका ने सीधा तालिबान से समझौता किया है। अफ़गान सरकार का उसमें काम ही नहीं है, नाम ही नहीं है कहीं पर, और अफ़गानिस्तान उसकी कर्म भूमि है। इस एग्रीमेंट को, इस समझौते को इम्प्लीमेंट करने की जो कर्म भूमि है वो अफ़गानिस्तान की है। तो बिना अफ़गानिस्तान की सरकार के सहयोग के बिना कैसे आगे बढ़ेगा? और इसीलिए सबसे पहली अड़चन जो अभी आपने बताई बिल्कुल ठीक ढंग से, कि गनी साहब कह रहे हैं कि हम 5,000 के करीब जो तालिबान पकड़े गए उनको नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोड़ते ही वो वापस तालिबान की सेना को सशक्त बनाएंगे। जी, बहरहाल भारत ने इस समझौते पर कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में शांति कायम करने में अपना पूरा समर्थन देगा। भारत ने यह भी कहा है कि उसे उम्मीद है कि इस समझौते से अफ़गानिस्तान में शांति और स्थिरता आएगी। द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि इस समझौते से भारत की चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कहना मुश्किल है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW, हमारा जो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके आनंद अर्नी का कहना है कि इस समझौते में ये कहा गया है कि तालिबान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका और उसके एलाइज़ के ख़िलाफ़ नहीं होने देगा। भारत अमेरिका का एलाई नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकी संगठन जिनसे भारत को ख़तरा है वो अफ़गानिस्तान से काम करते रहेंगे या नहीं, जैसे हक्कानी नेटवर्क है। जैसे रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञ सबसे ज़्यादा परेशान हक्कानी नेटवर्क को लेकर हैं, जो लश्कर तैयबा के साथ मिलकर काम करता है और 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास में हुए बम धमाके के लिए जिम्मेदार है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में सत्ता में कभी आते हैं तो ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा ख़तरा हो सकता है। मुनी साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, इस समझौते से भारत के सामने सुरक्षा के लिहाज से कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं? ये अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि भारत को इस समझौते में धकेला गया है। उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये अवश्य है कि अफ़गानिस्तान की जो बदलती हुई
बदलती हुई ज़मीनी परिस्थिति है उससे भारत को रूबरू होना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर तालिबान को पाकिस्तान, चीन और अमेरिका वापस सत्ता में लाना चाहते हैं तो उस स्थिति का भी मुकाबला हमको करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत को भी उसमें शामिल किया जाए। आपको याद होगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ आए थे तो उन्होंने अपने एक वक्तव्य में साफ कहा था कि हमने मोदी जी से ये बात की है और मोदी जी इस बात के लिए मान गए हैं कि हम तालिबान के साथ एग्रीमेंट करें और भारत भी उसमें शरीक हो। तो भारत को एक तरह से, जैसा मैंने कहा, धकेला गया है उसमें। भारत की सुरक्षा की जो परेशानियां हैं उसी को लेकर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, अभी उन्होंने जाके राष्ट्रपति घनी से बातचीत की है और उसके बाद ही राष्ट्रपति घनी का ये वक्तव्य आया है कि हम तालिबान को नहीं छोड़ेंगे, तालिबान जो इम्प्रिजन्ड है उनको नहीं छोड़ेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये भारत की वजह से हुआ, लेकिन भारत ने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी है और मैं समझता हूँ भारत काबुल की सरकार के साथ काम करेगा और कहीं न कहीं जो उसकी नीति में परिवर्तन आया है उसको भी काबुल की सरकार के साथ तालमेल मिलाकर ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान वहाँ हावी हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ट्रंप साहब ये भी कह गए कि जो आपके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उसमें हम क्या करें, हम तो 8,500 मील दूर बैठे हुए हैं, दूसरी शक्तियाँ उसमें कुछ काम करेगी। तो अगर तालिबान के हावी हो जाने के कारण हमारी सुरक्षा को खतरा है तो उसको भी हमें झेलना पड़ेगा। जी, द हिंदू की ही एक रिपोर्ट बताती है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच हुए समझौते से अफ़गानिस्तान के अंदर चल रहा युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। ये तालिबान अफ़गानिस्तान के बीच ज़्यादा मुद्दे अभी सुलझे नहीं हैं। हम आपको बता दें कि सरकार और तालिबान के बीच 10 मार्च से बातचीत शुरू होने जा रही है। रिपोर्ट कहती है कि इस समझौते से शांति का आना इसलिए मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि सरकार और तालिबान दोनों किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं रखती। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अमेरिकी चुनाव से पहले ऐसा फैसला लेना और अमेरिकी फ़ौज के वापस लौटने से इसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज के वापस जाने के बाद तालिबान अपना विस्तार कर सकता है, खुद को फैला सकता है, जिसे संभालना वहाँ के सरकार के बस में नहीं नज़र आता। जैसा आपने अभी जिक्र किया मुनी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है, आपने अभी जिक्र किया अमेरिकी फ़ौजों के लौटने के बाद पाकिस्तान की भूमिका अफ़गानिस्तान में क्या होगी जो हम पर इम्पैक्ट कर सकती है? पाकिस्तान फ़ौज की भूमिका क्या होगी? देखिए अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ये चाहेगा कि जो नई सरकार बने वो उनके प्रभाव में रहे। मैं ये देख सकता हूँ कि हो सकता है तालिबान सरकार में आने के बाद में पाकिस्तान के प्रभाव में इतने नहीं रहे जितने वो आज हैं, क्योंकि उनको शरण मिल रही है पाकिस्तान में। अगर वो सत्ता में आ गए तो उसमें नहीं रहेंगे, लेकिन उससे अफ़गानिस्तान की सुरक्षा कहाँ तक दृढ़ हो पाएगी इसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसमें तालिबान ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम जो अफ़गानिस्तान का संविधान है और वहाँ की सरकार है उसको आदर करेंगे और उसका सम्मान करके उसको मानेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न लगे हुए हैं इस समझौते के आसपास जिनका कोई मुकम्मल जवाब किसी के पास है नहीं, और यही अनिश्चितता है जिसके कारण हिंदू की रिपोर्ट जो आपने पढ़ी है वो है, या और सभी लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा अवस्था वहाँ पर हो जाएगी और किस तरह इसका परिणाम भारत के लिए भी कहीं दूर तक बहुत संतोषजनक दिखाई नहीं देता है। हमने जो वहाँ काम किए हैं बहुत सारे, हो सकता है उनको भी खतरा हो। जो हमारे अधूरे प्रोजेक्ट पड़े हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अभी ये देखना है कि तालिबान किस तरह से और कब अफगानिस्तान की सत्ता में आते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहाँ के राष्ट्रपति थे तो तब उनकी इच्छा थी, तब उनकी ख्वाहिश थी, प्रेशर भी था हम पर कि हमारी आर्मी भी भेजी जाए वहाँ पर। हमने नहीं भेजी थी, ठीक है। इस नई इक्वेशन में कोई ऐसी संभावना दिखती है कि जब भारत अफ़गानिस्तान सरकार का साथ देगा तो हमारी मिलिट्री का भी इस्तेमाल हो वहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं होगा या संभावना है? देखिए हमको कभी भी अपने बूट्स, हमारी फ़ौज को अफ़गानिस्तान की धरती पर लड़ाई के लिए नहीं भेजना चाहिए जी। कोई भी वहाँ पर, अमेरिका वहाँ अपने फ़ौज भेजकर
आज पछता रहा है। तो हम क्यों ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं जहां अफ़गानिस्तान के आंतरिक झगड़े में हम एक तरफा किसी तरह की बात करें। दूसरी बात, हम अफ़गानिस्तान को मदद दे रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर, साथ सामान को लेकर, उनके ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग को लेकर। चीन के साथ भी हम उनके साथ कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। वही जो विकासवादी कार्यक्रम है उसको हमें बढ़ाए रखना चाहिए और सरकार के साथ तालमेल बिठाकर जो उनकी सामरिक नीतियां हैं उसके साथ भी तालमेल बिठाकर रखना चाहिए। लेकिन सेना को और फौज को बिल्कुल कतई नहीं भेजना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एस.डी. मुनी अपना वक्त हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, ना किसी ने किसी को मारा, ना किसी ने किसी का घर जलाया, ना किसी ने देखा, ना किसी ने कुछ सुना। मीडिया खामोश रहा, सरकारें गायब रहीं, सिर्फ हम जैसे कुछ सिरफिरे लोगों ने आप तक खबर पहुंचाई। फैज़ साहब का एक उनकी कविता है, वो याद आ रही, मैं पढ़ना चाहूँगा हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे संदर्भ में। अर्ज़ किया है, कहीं नहीं है कहीं भी नहीं लहू का सुराग, कहीं नहीं है कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न दस्तो नाखून कातिल, ना तो कातिल के नाखूनों के जो हाथ के नाखून हैं उन पर है, न दस्तो नाखून कातिल, ना आस्तीन पे निशान, ना आस्तीन पर कोई निशान है, लहू का सुराग कहीं नहीं है, ना आस्तीन पे निशान, न सुर्खिए लबे खंजर, जो खंजर का जो नोक है उस पर भी नहीं है, न रंगे नोक सना, न तलवार की नोक पर कोई रंग है खून का, न खाक पर कोई धब्बा, न बाम पर कोई दाग, कहीं नहीं है कहीं भी नहीं लहू का सुराग। न सर्फ है खिदमत शाह, सर्फ खिदमत शाह का मतलब हुआ बादशाहों के लिए, न सर्फ खिदमत शाह की खून बहा देते, लहू का हक अदा करते, न दी की नज़र, न धर्म की नज़र की बयानाए जजा देते और कि हमने अपना धर्म का फ़र्ज़ निभा दिया, न रज़्म गाह में बरसा की मोतबर होता, रज़्म गाह माने जंग मैदान जंग, न रज़्म गाह में बरसा की मोतबर होता, किसी अलम पे रकम हो के मुश्तहर होता, पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को बहरे समाअत का वक्त था न दिमाग, बहरे समाअत सुनाई, किसी को बहरे समाअत का वक्त था न दिमाग, न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ, खाक में ही गया, उसका रिज़्क़ बना, कहीं नहीं है कहीं भी नहीं लहू का सुराग। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।